वक्त बड़ा ही अजीब सौदागर है दोस्तों। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब ये लेने पर उतर आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। हम सब अपनी जवानी के नशे में अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये जो सूरज आज हमारे सर पर है, शाम होते होते इसको पश्चिम में ढल जाना है। जो हाथ आज लोहे को मोड़ने की ताकत रखते हैं, कल उन्हीं हाथों को पानी के गिलास को संभालने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। जीवन क्या है? ये बहती हुई नदी है, या मुट्ठी से फिसलती हुई रेत, या शायद दोनों। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच मौत नहीं है। मौत से भी बड़ा और कड़वा सच है बुढ़ापा। वो दौर जब इंसान का खुद का ही शरीर उसका दुश्मन बन जाता है, जब आंखें अपनों को पहचानना बंद कर देती हैं, कान दुनिया के शोर को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और जबान लड़खड़ाने लगती है। लेकिन शारीरिक कमजोरी से भी बड़ा दर्द है, वो है पराया हो जाना, लोगों की नज़रों में वो सम्मान न मिलना, वो ध्यान न मिलना, वो अटेंशन न मिलना। जिस घर की ईंटें आपने अपने खून पसीने से सींची हों, उसी घर के कोने में जब आपको पटक दिया जाता है तो वो दर्द मौत से भी बदतर होता है। नमस्कार, मैं के शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आपस की बातों में। हम एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बयान करने जा रहे हैं। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना बूढ़ी काकी। ये कहानी भूख की है, ये कहानी मरती हुई आत्मा की है, ये कहानी मरती हुई भावनाओं की है, ये कहानी उन रिश्तों की है जिन रिश्तों में शायद भावनाएं रही ही नहीं। और ये कहानी है उस समाज की जो उगते हुए सूरज को तो सलाम करता है, लेकिन ढलते हुए सूरज को अपने पैरों तले रौंद देता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके प्रोत्साहन से हमें इस प्रकार की और अधिक कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिल सके। मैं कहानी में बताने जा रहा हूँ बूढ़ी काकी के उस दर्द को, रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस कहानी को, मानवता को शर्मसार करने वाली इस कहानी को। दोस्तों, इस कहानी के पहले पार्ट में हम 40 वर्ष पहले जाते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहते हैं, बड़ी हवेली है, और उनका नाम है भवानी शंकर। उनकी एक पत्नी है जो इस कहानी की किरदार है बूढ़ी काकी, लेकिन उस समय बूढ़ी काकी के नाम से नहीं जानी जाती है, उनका नाम अनुराधा है। पति और पत्नी में खूब घनिष्ठ प्रेम है। दोनों भविष्य की बातें करते हैं, अपने सपनों को जीते हैं, और अपने परिवार में बड़े खुशी से रहते हैं, खुशी से अपना जीवन सुख भोग रहे हैं। काकी के 7 बेटे हैं। काकी पंडित जी की मृत्यु होने के बाद में अपने बच्चों पर ही सब्र करती है और बच्चों को संभालने में लग जाती है। लेकिन नियति को दोस्तों कुछ और ही मंजूर था। शायद काकी के भाग्य में विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था। समय बीतता है और उनका बड़ा बेटा हैजे की चपेट में आ जाता है, और बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। समय काकी के लिए यही नहीं ठहरता है, बुरा दौर काकी के लिए और आता है। उसके दूसरे बेटे की नदी में गिरकर डूबने से मौत हो जाती है। काकी के घर से हर साल एक अर्थी उठती है, और इस प्रकार काकी के 7 बेटे काल के गाल में समा जाते हैं। काकी के घर में ये मान लो कि यमराज ने डेरा ही डाल रखा हो। अब तो काकी के ऊपर दुखों के इतने पहाड़ गिर चुके हैं, इतने दौर गुजर चुके हैं, कि उस बेचारी के आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। उसको अब ना रोना आता है, ना गिड़गिड़ाना आता है, ना वो चीखती है, और एकदम सुनसान सी पड़ी रहती है। दोस्तों, समय बीतता है और काकी के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे कहानी मोड़ लेती है। काकी का एकमात्र भतीजा है बुद्धिराम। बुद्धिराम की नज़र काकी की धन दौलत और संपत्ति पर रहती है।
बुद्धिराम भावनात्मक सहारा देने का नाटक करते हुए काकी के पास आ जाता है और काकी को खूब बहुत सारा अपनापन महसूस कराता है। काकी से बोलता है, बुआ, समय को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन मैं हूँ, अपने ही काम आते हैं और मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं आपके हर समय में, हर परिस्थिति में, हर सुख और दुख में आपके साथ रहूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं समय को तो नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये जो बुद्धिराम द्वारा बातें कही जा रही थी, वो बातें वास्तविक नहीं थी। ये बातें बनावटी थी और इन बनावटी बातों में पूरा सहयोग दिया जा रहा था उसकी पत्नी रूपा के द्वारा। दोनों बहुत ही विचित्र कहानी रच रहे थे। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन काकी बेचारी दुखों के पहाड़ों से निकली थी, निकल भी नहीं पाई थी और वो इनकी चालों को समझ नहीं पाई। समय बीतता है। बुद्धिराम के द्वारा काकी को प्रेम का बहुत सारा दाना डाला जाता है और बेचारी दादी, बेचारी काकी उस दाने के चक्कर में फंस जाती है और समय आगे गुजरता है। बुद्धिराम ने कचहरी में अच्छे वकील के द्वारा कागज तैयार करवाए। कागजों को तैयार करवाने के बाद में उसने वसीयतनामा लिखवाया और वसीयतनामे पे काकी को साथ में ले गया। काकी के पास कोई सहारा नहीं था सिवाय बुद्धिराम के, और वो बुद्धिराम की बातों में आ जाती हैं और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति के हस्ताक्षर उस कागज पर लड़खड़ाते हुए हाथों से कर दिए। या फिर यूं कहें कि काकी ने अपना पूरा जीवन उस बुद्धिराम के यहाँ गिरवी रख दिया। रजिस्ट्री होते ही जो दाना डाला था प्रेम का, वो प्रेम अचानक से खत्म हो जाता है। बुद्धिराम और रूपा इस प्रकार रंग बदलते हैं जैसे वो पहले से ही बहुत बड़े नायक हों। इस प्रकार तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जिस प्रकार बुद्धिराम और रूपा ने अपने रंग बदले। दोस्तों, समय गुजरता है, काकी की उम्र भी हो जाती है, बहुत सारे दुखों का पहाड़ भी उनके ऊपर गुजरा है और इस अवस्था में आकर हर किसी की बुद्धि जो है बचपने जैसे हो जाती है। काकी भी उन लोगों में से अलग नहीं थी। उनकी भी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई थी, बच्चों जैसी जिद करने लगती थी और जैसे ही वो जिद करती तो बुद्धिराम और रूपा के द्वारा उन गंदा व्यवहार उनके साथ किया जाता। उन पे चीखते, चिल्लाते और बोलते कि इस बुढ़िया पे कोई काम नहीं है, पूरे दिन ये हाहाकार मचा रखा है, घर में इसने पूरे में अशांति फैला रखी है, पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, पड़ोसी सोचते होंगे कि ये बुढ़िया को सही नहीं रखते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में एक यह भी सत्य है कि बचपनों जैसी आदतें हो जाती हैं, लेकिन काकी को शुरुआत से ही खाने का बहुत शौक था। उनको खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता था। उनको बहुत भूख लगती थी, वो चिल्लाती रहती थीं, बोलती रहती थीं, लेकिन रूपा के द्वारा उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दोस्तों, अब हम वापस लौट के आते हैं 40 साल बाद के सफर में। उस हवेली में खुशियों का माहौल है। बूढ़ी काकी अपने उस कोने वाले कमरे में पड़ी हुई रहती है। बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का विवाह होता है। बुद्धिराम के बहुत सारे रिश्तेदार जुड़ते हैं। सभी रिश्तेदारों की बहुत अच्छे तरीके से आवा भगत की जाती है। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मार रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। रिश्तेदार इधर आके खाने की तारीफ करते हैं, उधर बुद्धिराम की तारीफ करते हैं कि बुद्धिराम, आपने तो बहुत ही सुंदर काम कर रखा है, शादी का घर है, खाने की महक दौड़ रही है। इधर काकी अपने कमरे में गुमसुम चुपचाप सी बैठी हुई है। खाने में विभिन्न प्रकार की तरकारियां बनाई गई हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जी बनाई गई हैं। एक डोलचे में आलू गोभी की सब्जी बन रही है।
मटर पनीर की सब्जी बनाई गई है, कुछ मेहमानों के लिए भिंडी और टिंडे की सब्जी बनाई गई है, जलेबी सिक रही हैं, कचौड़ी बनाई गई हैं, देसी घी में मिठाई बन रही है। बुद्धिराम हर्ष करते हुए सभी से अपनी तारीफें सुन रहा है। सभी रिश्तेदार उसकी बहुत तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काकी का जो कमरा था वो इस खाने से ज्यादा दूर नहीं था। ताजे खाने की महक काकी के कमरे में बार बार जा रही थी और उनकी नाकों में होकर के और उनके मस्तिष्क पर वार कर रही थी। काकी बार बार सोच रही थी कि ये खाना मुझे जल्दी मिलेगा, ये कचौड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, बुद्धिराम ने शायद ये कचौड़ी मेरे लिए ही बनवाई होगी। रूपा आती होगी, मुझे बुलाएगी और कहेगी कि काकी सबसे पहले आप भोजन कर लो। लेकिन काकी इंतजार करती रही, समय गुजरता गया, उनकी भूख उनके मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर हो रही थी। काकी से रहा नहीं गया और हाथों का सहारा लेते हुए कोहनी और घुटनों के बल चलते हुए धीरे धीरे वो जहां पर खाना बन रहा था, जहां पकवान बन रहे थे, वहां तक रेंग रेंग के काकी पहुंच जाती है। काकी पहुंचने के बाद में वहां हलवाइयों से कहती है कि ये खाना मेरे नाती की शादी के लिए बन रहा है और मैं इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हूं, तो मुझे सबसे पहले आप खाना दे दो। हलवाइयों ने रौब झाड़ते हुए कहा, काकी इस घर की मालकिन तो रूपा देवी हैं और उन्होंने हमसे मना किया हुआ है कि जब तक भगवान का प्रसाद नहीं लग जाता, जब तक मेहमानों की पंगत चालू नहीं हो जाती, तब तक इस खाने में से किसी को नहीं दिया जाए। काकी मन मार के रह जाती हैं और वहीं बैठी रह जाती हैं कि शायद भगवान का भोग लग जाएगा तो ये मुझे सबसे पहले खाना देंगे। उधर रूपा अपने मेहमानों की आवागमन करने में बहुत व्यस्त है। उसके रसूखदार रिश्तेदार आए हुए हैं, सब रूपा और बुद्धिराम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और रूपा और बुद्धिराम अपनी तारीफें सुन सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों से रूपा बार बार पूछ रही है, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे आप हमें बता देते तो हम अपनी यहाँ से बैलगाड़ी भेज देते, बग्गी भेज देते। आप हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे मेहमानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। इस प्रकार बातें करते हुए रूपा की नजर अचानक काकी पर पड़ जाती है और काकी को देखते ही रूपा का मुंह गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। ये बुढ़िया ये बुढ़िया तो हमारी इज्जत को तार तार करके रहेगी। मैंने कितनी बार समझाया कि तुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इसकी नीयत इतनी खराब है कि खाने की सुगंध सुन करके और ये तुरंत बाहर चली आई। इसको थोड़ा सा भी सब्र नहीं था? क्या मैं इसको खाना नहीं देती? कम से कम भगवान का भोग तो लग जाता। ये बुढ़िया क्या सोचती है, क्या मैं इसको भूल जाती? लेकिन इस बुढ़िया की तो आदत ही खराब है। पड़ोसी हमारे बारे में जाने क्या क्या सोचते होंगे, ये रिश्तेदार हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इस प्रकार फटे हुए कपड़े पहन के और यहाँ आ गई है। एकदम से गुस्से में आती है और काकी पर बहुत जोर से बरसती है और हाथ पकड़ करके खींचती हुई ले जा करके और उसी कोठी में डाल देती है। काकी रूपा के गुस्से से परिचित थी, वो उस गुस्से की आदी थी, उनको रूपा से डर लगता था। और कमरे में आकर के, जहां कमरे में काकी को डाल दिया गया, वहां काकी चुपचाप बैठ जाती है और धीरे धीरे सिसकारियां भरती है। वो जोर से रो भी नहीं पा रही है, वो जोर से विलाप भी नहीं कर पा रही है कि अगर कहीं रूपा ने सुन लिया तो और ज्यादा फैयत हो जाएगी। काकी अपने मन को सांत्वना देती है, कोई बात नहीं है, मैं ही तो गलत थी, मेरी भूख, मैं इतनी
कमजोर हूं कि मुझे भूख पर नियंत्रण ही नहीं होता है। कम से कम भगवान का भोग तो लग जाना चाहिए था। इस प्रकार काकी अपने मन में सोचती है। उधर बाहर का चित्रण बुद्धिराम और रूपा दोनों को खुश करने के लिए पर्याप्त है। रिश्तेदारों की लंबी लंबी पंगत लग जाती है। भोजन करने के लिए सब बैठ जाते हैं। नाना प्रकार की मिठाइयां परोसी जा रही हैं। नाना प्रकार की सब्जियां परोसी जा रही हैं। पूड़ी भी 2 प्रकार की परोसी जा रही हैं। बुद्धिराम परोसने वालों से कह रहे हैं कि ये हमारे स्पेशल रिश्तेदार हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं। किसी भी किसी भी रिश्तेदार को खाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। इस प्रकार माहौल आगे चलता है। सभी रिश्तेदारों को बुद्धिराम और रूपा के द्वारा खाना खिलाया जाता है। उसके बाद में शाम होती है, रात गुजरती है। सभी रिश्तेदारों को रूपा और बुद्धिराम के द्वारा विदा किया जाता है। सभी रिश्तेदारों के चले जाने पर रूपा और बुद्धिराम दोनों खाना खाने बैठते हैं। लेकिन काकी का कहीं भी ध्यान कोसों दूर तक उनके मन में नहीं था। दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, रिश्तेदारों की बात करते हैं और अपनी तारीफों के पुल आपस में बांधते हैं। खाना खाने के बाद में दोनों आपस में बात करते हैं कि बहुत थक गए हैं, चलो आराम करते हैं, और अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। उधर काकी इंतजार करती है। दोपहर से शाम हो गई, शाम ढलने को आ गई, रात हो गई, बच्चों की किलकारियां बंद हो गई, घर में शोरगुल बंद हो गया, रिश्तेदारों का आना जाना बंद हो गया। काकी को हरदम लगता रहता कि अभी मुझे कोई पूछने आएगा। काकी को अपने कमरे के दरवाजे पर थोड़ी सी भी आहट सुनाई देती तो उसको लगता कि अब की बार रूपा आ गई है। जब भी कोई आता उसको हमेशा ऐसे लगता कि अब की बार रूपा आई है, मेरे लिए खाना लेकर आई होगी। इतना तो वो ध्यान रखती ही है। रोज मुझे खाना खिलाती है, लेट अवेर ही सही, सुनाती है मुझे, लेकिन खाना भी खिलाती है। और आज मुझे वो कैसे भूल सकती है। इस प्रकार सोचते 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 रात गुजर जाती है और आधी रात होने को आ जाती है। लेकिन पेट में भूख है। काकी को इस समय भूख के अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन करे क्या, रूपा का डर उसके दिल में बैठा हुआ है। पहले जब मैं गई थी तब तो रूपा ने मुझे मारा नहीं, जब तो रिश्तेदार थे। लेकिन अगर अब मैं बाहर गई और रात में अगर मैंने सोते हुए किसी को जगा दिया तो मेरी तो जान ही निकाल लेगी वो। इस प्रकार असहाय सी काकी भूख से बिलखती हुई उसी कोने में चुपचाप उकड़ी हुई बन करके बैठी रहती है। भूखे पेट में भला नींद किसको आती है। काकी को नींद नहीं आ रही थी। घर में सब लोग सो गए थे, केवल 2 लोग ही जाग रहे थे, एक भूख और एक मासूमियत। जी हाँ दोस्तों, भूख का मतलब उस काकी से है और मासूमियत का मतलब बुद्धिराम और रूपा की एक छोटी सी बच्ची थी जो अभी दुनियादारी को नहीं जानती थी। लेकिन उसकी मासूमियत इतनी थी कि उसको पता था कि काकी ने अभी भोजन नहीं किया है। उनकी बेटी का नाम लाडली था। लाडली इंतजार कर रही थी कि माँ बाप सो जाएंगे तो मैं काकी के पास जाऊंगी। उसको भी डर था कि अगर मैं अभी चली गई तो ये माँ बाप मुझे खा जाएंगे। इंतजार करते करते रात्रि का मध्य प्रहर बीतता है और लाडली को लगता है कि माता पिता सो गए हैं, तो वो दबे हुए पैरों से चुपके से कमरे से बाहर निकल कर आती है और काकी के कमरे में चुपके से दाखिल हो जाती है। दोस्तों, काकी को नींद तो आ ही नहीं रही थी। थोड़ी सी आहट की आवाज सुन करके काकी को लगा कि मेरे पास कोई खाना लेकर आया। लाडली ने काकी के हाथ पर स्पर्श किया तो उस स्पर्श से काकी समझ गई कि ये तो लाडली है। लाडली के आने से काकी को लगा कि मेरा सपना सच हो गया है। सपना सच होने सा प्रतीत होने लगा उसको।
उसको लगा कि अब तो मुझे खाना मिल जाएगा। उसने लाडली से कहा, लाडली मेरे लिए खाना लाई हो? लाडली ने कहा, हाँ काकी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाने में कुछ बचा नहीं था काकी, लेकिन दोपहर में मैंने अपने हिस्से की 4 पूड़ियां गुड़ियों की पिटारी में छिपा कर रख दी। काकी ने लाडली के हाथों से चारों पूड़ियां ले ली और गटक गटक करके उन चारों पूड़ियों को खा लिया। लेकिन दोस्तों, उन 4 पूड़ियों से काकी के पेट की आग और भड़क गई। काकी ने कहा, लाडली मुझे और खाना चाहिए, मुझे और अधिक भूख लगी है। लाडली ने कहा, काकी ये 4 पूड़ियां तो मैंने अपनी गुड़ियों की पिटारी में छिपा कर रख दी थी। अब भोजन का कोई प्रबंध नहीं है, आपको सोना पड़ेगा। काकी ने कहा, लाडली तू मेरा एक काम कर देगी क्या? लाडली ने बोला, काकी मुझे तो आपके काम करने से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मुझे माँ और पिता का डर लगा रहता है। लेकिन अभी वो सो गए हैं, आप बोलिए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। काकी ने कहा, लाडली तू मुझे वहां ले चल जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली दुनियादारी की इन बातों से ज्यादा वाकिफ नहीं थी। लाडली ज्यादा समझदार नहीं थी। लाडली सिर्फ प्रेम की भाषा समझती थी। लाडली काकी की उंगली पकड़ करके और धीरे धीरे वहां ले गई जहां पर मेहमानों ने खाना खाया था। काकी ने हाथों के सहारे से वहां पर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वह लाडली से फिर बोली, लाडली तू मुझे वहां ले चल जहां पर मेहमानों ने जो खाना खाया था और उसके बाद जो झूठी पत्तलें फेंकी गई हैं, तू मुझे वहां ले चल। दोस्तों, मानवता को शर्मसार करने वाला ये दृश्य निश्चित रूप से आपकी आंखों को नम करने के लिए पर्याप्त होगा। लाडली काकी को वहां ले जाती है जहां झूठी हुई पत्तलें डली हुई हैं। काकी ने जब कांपते हुए हाथों से पत्तलों को उल्टा पलटा किया तो काकी के हाथ में एक पूड़ी का टुकड़ा लग गया। काकी ने बड़े चाव से उस पूड़ी को खाया। उसको लगा कि यहाँ तो भोजन है, तो उसने और खोजना शुरू किया। किसी दोने में उसको आलू गोभी की सब्जी मिल गई, किसी दोने में मटर पनीर की सब्जी मिल गई झूठी, और एक दोने में काकी को दही बड़ा मिल गया और उस दही बड़े को काकी बड़े चाव से चाट रही है। कुत्ते वहां पे पत्तलों में लगे हुए हैं और इधर काकी बड़े चाव से उन पत्तलों में से अपना भोजन खा रही है। रूपा जाग जाती है और वो आसपास देखती है कि लाडली बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि घर के पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। पीछे वाले दरवाजे से रूपा बाहर निकलती है और बाहर निकल के जब वो उस दृश्य को देखती है तो वो दृश्य मानवता को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त है। उस दृश्य को देखने के बाद रूपा को गुस्सा नहीं आया। रूपा अपने आप को कोसने लगी और उसके मन में पश्चाताप होने लगा और उसने इतना पश्चाताप होने लगा कि उसके आंसू निकलने लगे। निकलते हुए आंसुओं से रूपा अपने आप को कोस रही है और ईश्वर से विनती कर रही है कि हे प्रभु, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी और इसकी सजा तो मुझे निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। रूपा वहां दौड़ कर गई। काकी को उसने दोनों हाथों से उठाया और अपने आगोश में ले लिया। काकी को लेकर वो अंदर गई। अंदर जाकर काकी को उसने अच्छे आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाने के बाद में उसने काकी के लिए खाना बनाया, सब्जियां बनाई, पूड़ियां बनाई और कचौड़ी बनाई। कचौड़ी काकी को बहुत पसंद थी। रूपा काकी से माफी मांगने लगी, काकी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अज्ञानता में इतनी पागल हो गई कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। खाने को देख करके काकी इस प्रकार खुश हो गई जैसे बच्चा सब कुछ भूल जाता है। थोड़ी सी डांट पड़ने के बाद बच्चा रोता है
और कुछ देर बाद दुलार जब उस पर किया जाता है तो बच्चा सब कुछ भूल जाता है। इसी प्रकार खाने को देखकर काकी भी सब कुछ भूल चुकी थी और बड़े चाव से वो खाना खाने लगी थी। रूपा पास में बिठाकर काकी को अपने हाथों से काकी को बड़े प्रेम से खाना खिला रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में इंसान को केवल दो रोटी की ही नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं, उन्हें वो सम्मान देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि याद रखिएगा ऐसा वक्त सबका आता है। अगर कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, यदि आपको लगता है कि इस कहानी ने आपकी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया है तो इस चैनल को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आपस की बातों में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।